टोटल बॉडी। अच्छा, तो क्या है टोटल बॉडी वाटर के बारे में हम पढ़े हैं। टोटल बॉडी वाटर हमारा 60% ऑफ बॉडी है, जिसमें से हम 40% आईसीएफ काउंट करते हैं, 20% ईसीएफ काउंट करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, जो हमारे पास टोटल बॉडी वाटर है उसको हम ट्राइटियम, ड्यूट्रियम, जिसे हम हैवी वाटर भी कहते हैं, ट्राइटियम जिसमें 3 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, और इसके अलावा एंटीपायरीन से हम टोटल बॉडी वाटर जो है वो मेजर करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास ईसीएफ। ईसीएफ को कैसे मैयर करते हैं? ईसीएफ को हम मैयर करते हैं मिस से। मिस से ईसीएफ को मैयर करते हैं। मिस में क्या आता है? मैनिटोल आता है, इनोलिन आती है और सल्फेट आता है। ठीक है, मिस से हम ईसीएफ को मैयर करते हैं, मैनिटोल, इनोलिन एंड सल्फेट। ठीक है। अब जब हमारे पास टोटल बॉडी वाटर भी आ गया, ईसीएफ भी आ गया, तो आईसीएफ कैसे निकालेंगे? आईसीएफ कैसे निकलेगा? अगर टोटल बॉडी वाटर का आईसीएफ और ईसीएफ दोनों एक पार्ट है, टोटल बॉडी वाटर भी हमने ईसीएफ, नहीं आईसीएफ, इंटरस्टिशियल, आईसीएफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड की नहीं मैं बात करी। हाँ, टोटल माइनस ईसीएफ, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो आईसीएफ निकालने के लिए टोटल बॉडी वाटर में से ईसीएफ को माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अगर मैं ईसीएफ में से बात करूं प्लाज्मा की, जो कि 1/4 ईसीएफ का होता है, उसको हम मेजर करते हैं इवान ब्लू से और राइजा से। ठीक है, इवान ब्लू है या राइजा है। तो फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैसे निकालेंगे? ईसीएफ में से प्लाज्मा को माइनस करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड ले लेंगे। ठीक है। तो दो चीजों पे हमारे पास डायज नहीं है मैयर करने के लिए, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इन दोनों को मैयर करने के डायज नहीं है। इनके अलावा दो चीजें मैयर जो हो जाएंगी, उसमें से हम इसको माइनस करके तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके। तो ये एमसीक्यूज भी इसी तरह ही आते हैं। एक तो ये 42 लीटर, 28 लीटर वाला एमसीक्यूज बहुत दफा आता है। ठीक है, 14 लीटर ये बहुत दफा आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद किस चीज से इन लोग इन सबको मेजर किया जाता है, एक वो आता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसका, उसमें पोटाशियम ज्यादा होता है, हाई किन के नाम से, हाई पोटाशियम इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज्यादा होता है पोटाशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, ये याद रखना है। ठीक है, बाइकार्ब भी होता है लेकिन पोटाशियम ज्यादा होता है। ठीक है, तो पोटाशियम ज्यादा होता है हाइकिन से, याद रखो कि हाई पोटाशियम इंट्रासेलुलरली जो होता है वो एमसीक्यूज में भी आता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जीएफआर और जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है उसकी मेजरमेंट की बात करता है। तो जीएफआर जो है वो मैयर इनोलिन से होती है, एस्टिमेट या क्लिनिकली चेक क्रेटेनिन से होती है। ठीक है, क्लिनिकली आप क्रेटेनिन का टेस्ट करवाते हो, इनोलिन कभी भी नहीं चेक करते। ठीक है, मैयर जीएफआर इनोलिन से होगी, लेकिन क्लिनिकली अगर आपने देखनी है या एस्टिमेशन निकालनी है तो वो क्रेटेनिन से होगी। ठीक है, और अगर कोई ये बात करे कि कोई एंडोजेनस सब्सटेंस दिया जा रहा है जिससे जीएफआर मैयर की जा रही है, ठीक है, तो उसके अंदर भी क्रेटेनिन ही है। रीनल फेलियर में भी हम क्रेटेनिन क्लियरेंस ही देखते हैं, और अगर हमने डायलिसिस की तरफ भी जाना है तब भी हम क्रेट को ही देखेंगे। ठीक है, तो रीनल फेलियर या डायलिसिस की एक ही बात है, हम क्रेट को ही देखेंगे। ठीक हो गया। तो जीएफआर की मेजरमेंट के लिए इनोलिन है। इनोलिन क्यों मेजर किया जाता है? क्योंकि इनोलिन, क्यों इनोलिन को ही क्यों मेजरमेंट ऑफ जीएफआर के लिए रखा हुआ है? हाँ, वेरी गुड डॉक्टर हाजरा, ये फिल्टर्ड भी नहीं होता और सिक्रीट नॉट सिक्रीटेड नॉट अब्जॉर्ब। ठीक है, फिल्टर्ड हो जाता है और सिक्रीट हो जाता, अब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, जितना आया उतना ही बॉडी से बाहर निकल गया। तो इसके अलावा एक एमसीक्यूज ऐसे आता है कि अगर आपने इनोलिन जैसा सब्सटेंस रखना है तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उसकी यही क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एब्जॉर्ब भी ना हो और जो है वो फिल्टर्ड आउट हो जाए बॉडी से। ठीक है,
सिक्रीट हो जाए, ठीक है, एब्जॉर्ब भी ना हो, फिल्ट्रेशन हो और सिक्रीट आउट हो जाए बॉडी से, ठीक है। तो अगर इनोलिन जैसा मटेरियल देखना है तो उसके अंदर ये खासियत होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए इनोलिन को मेजरमेंट के लिए रखा गया है। और क्लिनिकली और एस्टिमेशन के लिए हमारे पास क्रेड है। और अगर एक्सोजेनस सब्सटेंस, वो कह रहा है कि आप बाहर से कुछ एंडोजेनस सब्सटेंस को बात कर रहे हैं कि आप अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस बताएं जो अंदर ही अंदर जीएफआर को मेजर करे, तो वो करेक्ट होता है, जो कि बॉडी का अपना एक हिस्सा होता है, ठीक है। और इसके अलावा रीनल फेलियर या डायलिसिस में भी आप क्रेट को चेक करते हैं कि क्रेटिनिन क्लियरेंस कितनी है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है जो कि पीएएच से मेजर हो रहा होता है, ठीक है। इसका भी एमसीक्यूज आता है कई दफा कि रीनल प्लाज्मा फ्लो किससे मेजर होता है, तो वो पीएएच से। यहाँ तक समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि अब बफर्स कर लेते हैं। इसका ना मैं अभी आपको बता देती हूँ, प्रोटोमाइनो एसिडिक एसिड को जिस तरह करके इसका नाम है पूरा, तो मैं बता देती हूँ। हाँ, पैरा अमाइनो हाइपरोइक एसिड, मेरे जहन से बिल्कुल अभी ये निकल गया था, पैरा अमाइनो हाइपरोइक एसिड। थैंक यू डॉक्टर। ओके, इसके बाद हम कर लेते हैं बफर्स। बफर्स कर लेते हैं। अच्छा, जो मेजर ब्लड का जो बफर है या एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरस्टिशियम या प्लाज्मा जो बफर है वो है बाइकाउंट, ठीक है। अब जो आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लाज्मा को भी काउंट करते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर जो बफर है या मेजर ब्लड बफर है या इंटरस्टिशियम या प्लाज्मा उसको कंसिडर अगर हम कर रहे हैं तो उसमें बाइकार्ब होता है, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर होता है, ठीक है, बाहर, बी से बाहर और बी से बाइकार्ब, या ब्लड, बी विद ब्लड एंड बी विद बाइकार्ब, ठीक है। तो मेजर ब्लड या एक्स्ट्रा सेलुलर बफर जो है वो हमारे पास बाइकार्ब है, ठीक है। उसके बाद जो इंट्रासेलुलर बफर है वो हमारे पास मेजरली प्रोटीन्स होती है। फिर जो रीनल बफर होता है वो फॉस्फेट होता है, लेकिन रीनल का एक एक्सक्लूसिव बफर भी होता है, जो एक्सक्लूसिव बफर है वो अमोनिया है, ठीक है। ये रट्टा फाइव थिंग है, इसको ये रट्टा ही लगाना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उसमें से ये ब्लड का बफर, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का भी पूछा जाता है, इंट्रासेलुलर बफर, प्रोटीन जो पूछी जाती है, रीनल बफर, और इसके अलावा एक्सक्लूसिवली रीनल ट्यूबुलर बफर जो अमोनिया है ये पूछा जाता है, ठीक है। ये तीन चार जो बफर्स हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक हो गया। आरबीसी का और बोन का बफर, वो आपको आरबीसी का हीमोग्लोबिन का वैसे ही पता है, और बोन में कैल्शियम होती है वो भी आपको पता है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली रीनल बफर अमोनिया, ओनली रीनल बफर इज फॉस्फेट, ठीक है। और इंट्रासेलुलर प्रोटीन होती हैं, और बाहर जो है वो क्या है, बाइकार्ब है, एक्स्ट्रा सेलुलर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि सोडियम एब्जॉर्प्शन है, पोटाशियम एब्जॉर्प्शन है। एक बात अपने जहन में बिठा लें कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है ना, मेनली वाटर की पूछते हैं बार बार, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है ना वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से होती है, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। बाज दफा पूछता है कि 67% एब्जॉर्प्शन, बाज दफा पूछता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वो वाला पार्ट है ग्लोमेरुलस के बाद, ठीक है, ट्यूब्यूल्स का, जिसके अंदर हर चीज की एब्जॉर्प्शन हो रही है तकरीबन, ठीक है, जिसमें सोडियम भी है, पोटाशियम भी है, यूरिया भी है, ठीक है, ग्लूकोज भी है। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे
उसमें जो है वो हो रही होती है उसकी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन मेनली पूछते हैं कि 67% प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरह पोटाशियम की भी पूछते हैं, तो पोटाशियम भी 67% वहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कोई इस तरह जोड़ो बनाने वाला कच्चा जी। ऐसा करना पड़ेगा मेरी क्लास में देखती हूँ। अच्छा, तो क्या है, कौन कौन सा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है वाटर की एब्जॉर्प्शन का, सोडियम की एब्जॉर्प्शन का, और पोटाशियम की एब्जॉर्प्शन पूछी जाती है। जो याद करने वाली चीज है वो यही है कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है उसमें हर चीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सोडियम 67% वहां पे एब्जॉर्ब होती है, वाटर की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे हो रही होती है। इसके अलावा पोटाशियम की भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वही हो रही होती है, ठीक है। अम, इसके अलावा इतनी ज्यादा जो इसकी डिटेल लिखी हुई है, इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते हैं, ठीक है। वो फिजियो में आप एक दफा क्लास सुन लीजिएगा मैम की, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्प्शन बताते जाएंगे, वो एक दफा बस सुन लेना ताकि आपको थोड़ा नो हाउ हो कि क्या है। लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इतने सवाल नहीं आते जो मैंने बताए हैं, सिर्फ वही ज्यादातर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी हम कर लेते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस। सबसे पहले आपने देखनी है पीएच, फिर आपने देखना है बाइकार लिखना है, ठीक है। एक टेबल बना लें अपने पास या रफी का टेबल देख लें। फिर आपने एंड पे देखनी है कार्बन डाइऑक्साइड देखनी है, ठीक हो गया। ये देख लिया। पीएच का जो कट ऑफ है दैट इज 7.35 से लेके 7.45, ठीक है। ठीक है, 7.3 से 5 से नीचे एसिडिक, 4-5 से ज्यादा अल्कलोसिस, ठीक है। उसके बाद बाइकार्ब का जो कट ऑफ है वो है 24 से लेके एक 5 दफा किसी जगह पे आपको 22 से 26 मिलेगा, बाद में 24 से 26, फिर ये 22 to 26 बाइकार्ब। अगर ये कम है तो एसिडोसिस है, ज्यादा है तो अल्कलोसिस है, ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में 35 से 45, अगर ये कम है तो अल्कलोसिस, ज्यादा है तो एसिडोसिस, ठीक है। तो ये पहले तीन चीजें देखी। अब आपके पास क्या आएगा, जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, पीएच कम होगा, बाइकार्ब कम होगा, और उसके लिए कंपनसेटरी रिस्पांस में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ठीक है। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी तो कंपनसेशन किससे मिलेगी? अल्केलोसिस से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर, और जब भी एक बाइकार्ब एक बाइकार्ब गिरेगा तो उसकी कंपनसेशन में एक कार्बन डाइऑक्साइड गिरेगी, ठीक है। बच्चे देखें, अगर पीएच डिक्रीज होगी 7.35 से एसिडोसिस, 4-5 से ज्यादा होगी तो एल्कलोसिस, बाइकार्ब 22 से कम होगा तो एसिडोसिस, 26 से ज्यादा होगा तो एल्कलोसिस, कार्बन डाइऑक्साइड 35 से कम होगी तो एल्कलोसिस, 45 से ज्यादा होगी तो एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की मैं बात कर रही हूँ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच आपकी कम होगी, एसिडोसिस पहले देखनी है ना। पीएच कम आएगी, एसिडोसिस हो गया।
फिर हमने बाइकार्ब को देखा, बाइकार्ब जो है वो आ रही है 20। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के चक्कर में क्या होना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने भी गिरना है। अगर ये 20 गिरी है मतलब के 2 पॉइंट्स गिरे ना, तो एक पॉइंट के पीछे एक कार्बन डाइऑक्साइड गिरनी है और 2 पॉइंट के पीछे दो। मतलब फॉर्मूला ये है कि अगर एक बाइकार्ब कम है अपनी नॉर्मल वैल्यू से, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ही गिरेगी। ठीक है, कंपनसेशन के लिए। ठीक हो गया। तो 22 से जब 20 जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी 33 पे आना चाहिए। जब वो 33 पे आएगी तो पीएच हमारी नॉर्मल होने लग जाएगी। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्ब जब कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ने भी उतना ही कम होना है फॉर कंपनसेशन। अब जब आपके पास एमसीक्यूज आए कि बाइकार्ब 20 है, पीएच 7.28 है और कार्बन डाइऑक्साइड 34 है, तो इसका क्या मतलब है? ये कंपनसेशन हुई है। बाइकार्ब 20 है, पीएच पार्शियल, हाँ पार्शियल कंपन। वेरी गुड डॉक्टर हाजरा। ठीक है, ये पार्शियल है। इसका ये मतलब होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गिर रही थी तो सॉरी बाइकार्ब जो गिर रही थी उसके साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइंट गिरी है, कंप्लीट नहीं गिरी। और इसके अलावा अगर वो कंप्लीट गिर भी जाए और पीएच नॉर्मल वैल्यू पे ना आए तो वो पार्शियल कंपनसेशन ही होती है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि बाइकार्ब 20 पे पहुंची है और कार्बन डाइऑक्साइड भी 33 पे आ गई है, लेकिन पीएच 7.35 पे नहीं आई है, तो उसका भी यही मतलब होता है कि ये पार्शियल कंपनसेशन है। कंप्लीट कंपनसेटेड में पीएच नॉर्मल हो जाएगी। एक बात याद रखनी है। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्ब गिरने पे कार्बन डाइऑक्साइड गिरेगी। ठीक हो गया? क्या नहीं समझ आया डॉक्टर राबिया? जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, हमारे पास बाइकार्ब कम होगी, पीएच कम होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बाइकार्ब गिर रही है अपनी नॉर्मल वैल्यू से, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड गिरेगी। अगर बाइकार्ब 1 गिर रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 अपनी नॉर्मल वैल्यू से नीचे गिरेगी फॉर द कंपनसेशन। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी तो उसकी कंपनसेशन रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस करेगी। ठीक है, ठीक है। तो एसिडोसिस के लिए अल्कलोसिस कंपनसेशन करेगी। तो जितनी कार्बन बाइकार्ब गिरेगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड ने गिरना, राइट? अब क्या हुआ? अगर मेरी बाइकार्ब 20 पे पहुंच गई है, ठीक है, और मेरी कार्बन डाइऑक्साइड 33 पे पहुंच गई है, तो इसका क्या मतलब है कि बाइकार्ब जो एक गिरी थी उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गिर गई है, लेकिन मेरी पीएच नॉर्मल नहीं हुई है। तो इसका क्या मतलब है? ये पार्शली कंपनसेटेड है। कंप्लीट कंपनसेशन में पीएच नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गिर तो रही है लेकिन पीएच टेकिंग टाइम टू बी नॉर्मल। तो वो पार्शियल कंपनसेशन है। कंप्लीट कंपनसेशन में पीएच भी नॉर्मल हो जाएगी उसकी कम गिरने की वजह से। ठीक है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है। अब समझ आ गई है? ओके। अम, अब अगर हम लिखते हैं पीएच यहाँ पे, वो सिंपल वे सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आ जाएगी समझ जब आप एमसीक्यूज इसके करोगे ना। एक एमसीक्यूज, एक दो एमसीक्यूज मैं कराऊंगी, बाकी ये सारे एसिडोसिस वाले आप खुद करेंगे। अच्छा, जो आएगा हम वो बीच में से छोड़ते जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अच्छा बाइकार्ब है, ठीक है, पीएच होगी, बाइकार्ब होगी, ठीक हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, अब क्या है? पीएच हमारी 7.5 है, मतलब 4-5 से ज्यादा होगी ना, तो ये क्या है? ओके, अल्कलोसिस। ठीक है, बाइकार्ब हो गई है 27, तो क्या है?
मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कंपनसेशन के लिए ज्यादा, ठीक है। 46 कर लो चलो, ठीक है। ये मैंने 27 की ना, 46 होगी, ठीक है। तो जितनी बाइकार्ब बढ़ेगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बढ़ जाएगी। अगर 1 मिलीमोल बाइकार्ब बढ़ी है तो कार्बन डाइऑक्साइड 46 हो जाएगी, 1 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मेटाबॉलिक जो अल्केलोसिस है उसके लिए जब बाइकार्ब बड़ी होगी तो कंपनसेशन होगी फ्रॉम द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। तो ये जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से कंपनसेशन, ठीक हो गया। अब इसको मैं कंप्लीट कंपनसेशन कहूंगी या पार्शियल, जो मैंने अभी ये लिखी है वैल्यूज। पार्शियल, क्योंकि बाइकार्ब बढ़ने पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ी है लेकिन पीएच नहीं ठीक हुई ना, तो पीएच जब ठीक हो जाएगी तो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं पीएच इस पे लिख देती हूँ इसी सिनेरियो में 7.45, तो ठीक हो गई है, ये कंपनसेशन हो गई है। हाँ, कंप्लीट कंपनसेशन, ठीक है। तो यही एमसीक्यूज आते हैं, पहले पीएच को देखना है, ठीक है, फिर बाइकार्ब को देखोगे। अब अगर पीएच को अपर लिमिट पे होगी, ठीक है, और बाइकार्ब भी अपर लिमिट पे होगा तो पता चल जाएगा ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। आप उसके बाद देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है, ठीक है। अगर आप देखोगे पीएच बढ़ी हुई है और बाइकार्ब कम है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी कम है, तो इसका क्या मतलब है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड बाइकार्ब कम हुई भी है, तो वो रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अभी हम वो करते हैं, हम रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक इजी है, मेटाबॉलिक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास अगेन पीएच, बाइकार्ब और कार्बन डाइऑक्साइड। अब पीएच है 7.35 से कम, मतलब एसिडोसिस, ठीक है। और बाइकार्ब है हमारे पास 46, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास 46। तो ये होगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए बाइकार्ब भी गिरेगी, ठीक है, जितनी सॉरी बढ़ेगी, ठीक है। अगर ये एक्यूट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के 10 बढ़ने पे, 10 इंक्रीज पे 1 इंक्रीज होगा बाइकार्ब का, अबव 40 mmHg, ठीक है। ये कट ऑफ पॉइंट है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ पे हो जाएगी 56, ठीक है, 40 के बाद डिफ्रेंशिएट ऐसे करो कि पीएच के साथ, पहले पीएच देखोगे, पीएच अगर कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है, ये रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और बाइकार्ब जो है वो अभी गिर रही है, ठीक है। बाइकार्ब हो सकता है कि वो उन्होंने बहुत ज्यादा ना गिराई हो, वो ये लिख सकते हैं कि बाइकार्ब जो है वो है 23। अब आप देखो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड 56 पे पहुंच गया है, बाइकार्ब 23 है, और मेरे पास पीएच 7.35 से कम आ रही है, तो ये कंपनसेशन तो ना हुई ना। बाइकार्ब तो एक भी नीचे नहीं गया, बिल्कुल 21 पॉइंट पे ही है, ठीक है। तो एवरी 10 पे जो है, चलो 22 पूरी कर देती हूँ, ठीक है। तो एवरी 10 पॉइंट पे एक बाइकार्ब ने जो है वो गिरना है विद अबव 40 mmHg, ठीक है। जो सिनेरियो आपके पास आएगा ना, हाँ, पहले पीएच है, पहले पीएच है, पहले रूट आउट करो कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस, ठीक है। उसके बाद अगर बाइकार्ब भी गिर रही है तो फिर तो मेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है, फिर दोनों चीजों की वैल्यूज देखो, ठीक है। बार दफा लिखा होता है कि बाइकार्ब जो है वो 1 पॉइंट बस गिरी होगी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ज्यादा, मतलब कि 20 पॉइंट बढ़ी होगी, तो अब आपके लिए सिग्निफिकेंट क्या है, वो 1 पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्ब का गिरना या 20 पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड का देखना।
कार्बन डाइऑक्साइड का देखना ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह ही होता है, जब हमारी पीएच अब नॉर्मल होती है ना, तो कंपनसेशन कंप्लीट नहीं होती। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये पीएच अब नॉर्मल थी इस सिनेरियो में जो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है, और इसमें अगर 22 भी बायकार्ब लिख दूं और 56, चलो 66 लिख दूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें देखो कि कंपनसेशन नॉर्मल नहीं है और ना ही पीएच नॉर्मल पे आई है। तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। दूसरा, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कोलोसिस के साथ आपके पास आएगा ना, तो उसमें ऑक्सीजन की बात भी करेगा, उसमें उसकी सैचुरेशन की बात भी करेगा, या फिर उसमें उसके ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की बात करेगा, ठीक है, या हाइपर वेंटिलेशन, ये सिनेरियो में दे देगा, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें देख लेना, ठीक है। अब जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करता है तो क्या कहेगा, स्मॉल ब्रीदिंग है, कह देगा उसकी शुगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, या कह देगा कि उसने ड्रग्स कोई ली नहीं है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कॉजेज है। तो वो ना फिर इस तरह सिनेरियो में थोड़ा बहुत नो हाउ वैसे भी आ जाता है, लेकिन पीएच के साथ जो है ना, वो सिनेरियो में पता चल जाता है कि ये एसिडोसिस है या अल्केलोसिस है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया एक्यूट सिनेरियो, हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। क्रॉनिक सिनेरियो में क्या होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड 10 mmHg बढ़ी है, तो उसके मुकाबले में बायकार्ब 4 बढ़ेगी, ठीक है। अब इसी सिनेरियो में देख लो कि अगर मैं यहाँ पे कहती कि ये 6 महीने से ज्यादा की कहानी है और उसमें पीएच 7.35 से कम है, बाय का 56 पे है, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड 56 पे है और बाय का 22 पे है, तो अब मुझे नजर आ रहा है कि ये क्रॉनिक कॉज है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ी हुई है, पीएच भी कम है, जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को शो कर रहा है, लेकिन जो बाय कार्ब है वो कोई कंपनसेट नहीं कर रहा। उसने एक 40 से अबव जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी थी, एक कार्बन 10 कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे उसने जो है वो 4 बाइकार्ब बढ़ाने थे, लेकिन नहीं बढ़े। तो इसका ये मतलब है कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर है पेशेंट, और उसके खिलाफ जो है वो मेटाबॉलिक अल्केलोसिस की कंपनसेशन भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना वो इस तरह का सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। इसके बरक्स जब हम करते हैं रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एक्यूट और क्रॉनिक के सिनेरियो होते हैं, ठीक है। पीएच हो गया अल्कलोसिस में आपके पास 7.45 से ज्यादा आएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आएगी 45 से ज्यादा, ठीक है। और बाइकार्ब नहीं करना है। इसके लिए क्या रूल है, 2 और 5 का। अगर एक्यूट है तो हर 10 कार्बन डाइऑक्साइड गिरने पे अबव 40, बिलो 40 सॉरी, ठीक है, बिलो 40 हर Ah, dapat 10। na Kaya. Ah, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बिलो 40 हर 10 कार्बन डाइऑक्साइड गिरने पे। काइंडली अपनी तरफ से ये ड्राइंग न करें, ये मुझे रेस करनी पड़ती है। लैपटॉप से मैं पेपर पे कैसे समझा सकती हूँ, मुझे ये बता दें। अच्छा रुको, मैं ना रफी की पिक्चर साथ में शेयर कर देती हूँ, उसके साथ समझा देती हूँ। लैपटॉप से मैं पेपर पे तो नहीं समझा सकती, लैपटॉप को उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा करके तो नहीं समझा सकती, इसलिए व्हाइट बोर्ड पे समझा रही हूँ। अच्छा, पहले ये कंप्लीट कर लो इसका प्लीज। ठीक है, पीएच 7.45 से ज्यादा है तो अल्कलोसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज्यादा है तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 35 से कम है, ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, ठीक है। एक बात होगी, अब इस हर 10 गिरने पे बिलो 40, अगर 10 कार्बन डाइऑक्साइड गिरेगी तो एक्यूट फेज में 2 बाइकार्ब गिरेंगे फॉर द कंपनसेशन, ठीक है, 2 बाइकार्ब फॉर द कंपनसेशन एक्यूट फेज में गिरेंगे, ठीक है, हर 10 कार्बन डाइऑक्साइड गिरने पे। और क्रोनिक फेज में हर 10 कार्बन डाइऑक्साइड गिरने पे हर 5 बाइकार्ब गिरेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है।
उसके अंदर क्या था, एक्यूट फेज में हर 10 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पे 1 बाइकार्ब बढ़ेगा, क्रॉनिक फेज में हर 10 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पे 4 बाइकार्ब बढ़ेंगे। 40 का कट ऑफ है, 40 mmHg का, ठीक है। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में क्या है, हर 10 कार्बन डाइऑक्साइड गिरने पे एक्यूट फेज में 2 बाइकार्ब गिरेंगे कंपनसेशन में, और क्रोनिक फेज में हर 10 कार्बन डाइऑक्साइड गिरने पे 5 जो है वो बाइकार्ब गिरेंगे। ठीक है, ये है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ठीक हो गया, समझ आई है। अच्छा रुको, मैं जिसको नो है उसको मैं 1 मिनट पिक्चर शेयर करने दे, मुझे 1 मिनट दे। अच्छा अच्छा, बता रही हूँ, मिक्स हो गया है, अभी हो जाता है। टेफ्लॉन किसी होगा, टेफ्लॉन तो नहीं हम कर रहे, हम ट्रिपल ए कर रहे हैं। चलो जी, ग्रुप में मैंने एक पिक्चर शेयर की है, मिल गई है सबको। चलो मुझे डाउनलोड करने दे दें यहाँ पे। हाँ हाँ, मैं कर रही हूँ, 1 मिनट में आपको पिक्चर अब ओपन करके दिखाता हूँ। बस। मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान ही है, कोई नहीं, ये भी हो जाएगा, अभी अभी समझ आ जाएगी, एमसीक्यू सब करेंगे समझ आ जाएगी, क्या ही मुश्किल है इसमें। चलो, पिक्चर नजर आ रही है।